तो बच्चों, जैसा कि तुमने अंदाजा लगाया होगा कि अब जो है फिजिकल केमिस्ट्री एंड होने को है और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदाजा पर थोड़ा सा हम पानी फेरते हैं और तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पैरेलली स्टार्ट करने का मेरा प्लान है। और ये सोचा समझा प्लान है तुम्हारे फायदे के लिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने डिसाइड किया है। अच्छा, क्यों ऐसा सोचा समझा है? क्या इसमें खास बात है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पैरेलल चलाने का क्या मकसद है? तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उनका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। कहने को ये लोग केमिस्ट्री में एक साथ हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, पर फिजिकल का तो इन दोनों से कोई कनेक्शन है ही नहीं। इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन कम ही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और दूसरी बात है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक को अगर पढ़ाई करते रहोगे तो पढ़ाई करते करते बोर हो जाओगे, बिकॉज दिस इज नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट का नेचर है इनऑर्गेनिक का। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, फैक्ट्स ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर रिसर्च है, रीजन हमें पता नहीं है। इनऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं, उनका मैकेनिज्म पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं रिसर्च हुआ है? क्या हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस फास्ट होता है, इंस्टेंटली हो जाता है। तुमने बीकर में 2 चीज मिलाया और रिएक्शन हो गया। तो अगर कोई रिएक्शन स्लो हो तो उसको पढ़ा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। फास्ट प्रोसेस का स्टडी करना बहुत मुश्किल है, वो भी खास करके मॉलिक्यूलर लेवल पर जब चेंजेज आ रहे हो। ऑर्गेनिक के रिएक्शन स्लो होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिला दिया, 1 घंटे के बाद आओगे तो एस्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को पढ़ना आसान है, उसका स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है हमें। क्लियर है ना? हम एक एक जगह जो बॉन्ड टूट रहा है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, ये सब चीजों को हम समझ पाते हैं। इनऑर्गेनिक में ऐसा चीजें नहीं है, यहां पर ये रिएक्शन होता है तो होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक में भी काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जैसे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग या उनसे रिलेटेड बातें करते हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर आएगा, उसमें जब हम लोग आइसोमरिज्म की बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने थियरीज हैं बॉन्डिंग के, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर इंटरेस्ट वाली चीजें भी है, और बहुत इंटरेस्ट वाली चीजें हैं, बहुत। इनफैक्ट मैं तो, अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मजा आपको ओवरऑल फिजिकल के टॉपिक्स को पढ़ाने में आता है, ऑर्गेनिक के टॉपिक्स को या इनऑर्गेनिक के, तो मैं ऐसे में एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं। मुझे तो सब कुछ पढ़ाने में मजा आता है एग्जैक्टली, पर हल्का सा हायर एंड में इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। रीजन यही है कि उसमें बहुत सारे छोटी छोटी बारीक बातें हैं। केमिस्ट्री का एक्चुअल यूज उन चीजों पर हुआ है, बहुत केमिस्ट्री के डेप्थ में जाकर के हमको इनऑर्गेनिक के उन चीजों को समझना होता है। तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो हमने क्या किया है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पैरेलल ले जाकर के हम लोग क्या कर रहे होंगे कि एक बैलेंस बना रहे होंगे। किसमें बैलेंस बना रहे होंगे? आपके जो एफिशिएंसी है, इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके। जैसे इनऑर्गेनिक में काफी सारी चीजें आएंगी याद करने वाली, ऑर्गेनिक में रिलेटेड उससे कम बातें हैं याद करने वाली। ऑर्गेनिक में भी कुछ बातें होती हैं याद करने वाली, पर ऑर्गेनिक में हर एक बातों का एक रीजन होता है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक को पहले खत्म कर ले, इनऑर्गेनिक बाद में रखें, तो इनऑर्गेनिक में काफी सारी चीजें जब आपको याद करना पड़ेगा, और पिछले 1-1.5 महीने से इनऑर्गेनिक चल रहा है, याद किए जा रहे हो, तो ऐसा टेंडेंसी है कि आप छोड़ देते हो टॉपिक को। और ऐसा देखा गया है बच्चों में कि बच्चे सोचते हैं चलो एग्जाम से पहले याद कर लेंगे, और फिर वो छोड़ देते हैं, और एग्जाम के 5 दिन पहले ऐसा परेशान होते हैं, बोलते सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पी ब्लॉक में क्या चल रहा है। तो ऐसा परेशानी आता है बच्चों में। इन सब परेशानी से बचने के लिए हमने क्या किया है कि इनऑर्गेनिक को भी थ्रू आउट द टाइम, जब तक हमारा सिलेबस चल रहा है तब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ऑर्गेनिक के भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो उससे होगा क्या कि इनऑर्गेनिक के जो मेमोराइज करने वाली बातें, उसको आप धीरे धीरे सहेज सहेज करके अपने दिमाग में बिठाते चले जाओगे, और बीच बीच में टेस्ट होता रहेगा, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो आपका जो एफिशिएंसी है, आपके एफिशिएंसी में 2 बातें आती है। एक तो लॉजिकल
चीजों को समझने का एफिशिएंसी, और दूसरा चीजों को माइंड में स्टोर करके रखने का एफिशिएंसी। इस दोनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। तो आप पैरेलली साथ में दोनों सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे, तो इनऑर्गेनिक के कई सारे पोर्शंस हैं जहां पर आपको अगर जो मेमोराइज करने वाली बातें हैं वो धीरे धीरे सहेज सहेज करके याद करेंगे तो आपको एग्जाम से पहले याद रह जाएगा। अलमीरा में जब आप कोई सामान रखते हो, ठीक है, ऐसा अगर आपने हॉस्टल में कभी रहा है तो आपको इस बात का ज्यादा अनुभव होगा कि अलमीरा में अगर कोई सामान रखते हो और 1 महीने बाद ढूंढने जाते हो और नहीं मिलता है, वैसा ही होता है। कई बार माइंड में आप कुछ याद करके रखते हो, एग्जाम के टाइम में ढूंढते हो किधर रखे थे, ये तो पढ़े थे, पढ़ा हुआ टॉपिक का मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अलमीरे में अगर सामान को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है, सारा कपड़ा लिया इधर ठूस दिया, या बैग में कहीं जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो घूमने, पैकिंग करना है, बैग में सब कुछ ठूस दिया। अब ब्रश किधर है, सुबह सुबह मिल ही नहीं रहा है कि नहीं? ब्रश करने को तुम्हें नहीं मिल रहा है, पेस्ट किधर, वो मिल ही नहीं रहा है, साबुन किधर किधर गया। तो ऐसा छोटी छोटी बातें होती है क्योंकि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो। ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आप जो खोजना चाहोगे वही मिलेगा। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था कि जाओ मेरे लॉकर के तीसरे वाले जो सेल्फ है, तीसरे वाले सेल्फ में शैम्पू का 2 डब्बा रखा होगा, उसके जस्ट पीछे ऑयल का 1 डब्बा होगा, निकाल लेना। इतना वो एक्यूरेट था, ऑर्गेनाइज था, चीजों को रखता था, उसे सब कुछ याद रह जाता था। वैसे ही जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखने में आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड ज्यादा चाहिए। आप सब कुछ को हड़बड़ी में रखते जाओगे तो ऑर्गेनाइज नहीं रखा जाएगा। तो आपको एक लंबे टाइम स्पैन पे अगर पढ़ना पड़े इनऑर्गेनिक, तो आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर करके दिमाग में ध्यान से बिठाते चले जाओगे तो एग्जाम के टाइम में उस चीज को निकालना और उसको कॉपी पर रख देना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, मेटलर्जी। मेटलर्जी जो एनसीईआरटी में है वो मेटलर्जी नाम से नहीं है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा तुम्हें। मेटलर्जी चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मेटल का एक्सट्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम लोग? मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, मेटल निकालना कहां से? जहां पर भी है। अब तुमने सुना होगा कि मेटल तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डे टू डे लाइफ में। गोल्ड लोग ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं, ऐसे ही आयरन के जितने भी सारे गाड़ियां वगैरह हैं सब कुछ में आयरन बहुत ज्यादा यूज होता है, एल्युमिनियम। तो मेटल का वर्सटाइल यूज है, वर्सटाइल यूज। जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी आता है कॉपर वायर्स में आता है या एल्युमिनियम वायर्स में आता है। यू कैनॉट अवॉइड मेटल। लाइफ में मेटल का इतना यूज है। तो मेटल आता कहां से? जमीन में ऐसे गड़ा हुआ मिलता तो है नहीं डायरेक्टली कि तुम खुदाई किया और 10 kg एल्युमिनियम निकाल लिया। तो मेटल चूंकि काफी रिएक्टिव चीज होता है मेटल, तो मेटल इस यूनिवर्स में जहां पर भी मिलता है वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्टेड फॉर्म में रहता है। जैसे जिंक अगर चाहिए तो वो जेडन सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, आयरन चाहिए तो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में जनरली मिलता है। तो इस ऑक्साइड कंपाउंड से आयरन को अलग कर लेना, ऑक्सीजन को अलग कर देना, यहाँ सल्फाइड से सल्फर को अलग करना और जिंक को अलग करना, ये कहलाता है एक्सट्रैक्शन, यानी अलग करना, खींच के निकाल लेना। किसको? मेटल को। मेटलर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो किससे निकालोगे? तो कुछ कंपाउंड से निकालोगे जिस कंपाउंड में मेटल है। जैसे Fe2O3 एक कंपाउंड, इसके अंदर Fe है। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें मेटल्स हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? कंपाउंड्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कंपाउंड जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनको मिनरल बोलते हैं। मिनरल वाटर, इसका मतलब क्या होता है? वाटर क्या एक मिनरल है? नहीं, वाटर के अंदर मेटल नहीं है।
वाटर के अंदर जो दो एलिमेंट है दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो मिनरल वाटर मतलब वाटर के अंदर मिनरल मिला जाता है। मिनरल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल्स हों, जैसे NaCl अगर मिला हुआ है वाटर के अंदर तो बोलेंगे मिनरल वाटर। NaCl को निकाल दो वाटर से तो बोलते हैं डी मिनरल वाटर या डी मिनरलाइज्ड वाटर या DM वाटर। डी मिनरलाइज्ड यानी मिनरल यानी जिस कंपाउंड में मेटल्स होता है वो कंपाउंड वाटर के अंदर होता है, उनको बाहर निकाल देना। तो मिनरल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल्स हैं। तो देखो मेटल का हमारे बॉडी में भी बहुत यूज होता है। सोना चांदी च्यवनप्राश का प्रचार तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर मेटल का भी कुछ न कुछ अमाउंट हमारे बॉडी में चाहिए होता है। आयरन तो चाहिए ही होता है, खास करके विमेन में आयरन का बहुत जरूरी होता है। और फिर ऐसे ही बहुत सारे, कैल्शियम तो सबको चाहिए भाई, कैल्शियम हड्डी बनता है। तो मेटल का हमारे बॉडी में बहुत यूज है, बहुत यूज है, एक्सटेंसिव यूज है। तो इसीलिए मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनरल्स जिसमें मेटल होता है उसको मिनरल्स बोलते हैं। अच्छा, मेटल से कंपाउंड से मेटल को निकाल लेना, जिस भी कंपाउंड के अंदर मेटल है उसको मिनरल बोलेंगे। पर कंपाउंड से मेटल को निकालोगे और तुम उसको मार्केट में बेचोगे, खुद के लिए तो निकालोगे नहीं इतना। कोई भी व्यक्ति निकालेगा किसी कंपाउंड से मेटल को तो वो मार्केट में बेचने के लिए। तो निकालना इतना सस्ता हो, इतना प्रॉफिटेबल हो कि मार्केट में बेचने पर उसे कुछ फायदा मिल जाए, तब तो वो निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। जो भी फैक्ट्री वगैरह लगाया जाता है वो समाज सेवा के लिए तो लगाते नहीं है, सब पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। तो जिन कंपाउंड से मेटल का निकालना प्रॉफिटेबल है उसको बोलते हैं ओर। ओर क्या है? मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted profitably। मिनरल जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है, मतलब ऐसा मिनरल चूज करो जिससे मेटल निकालने में अगर तुम एक फैक्ट्री लगाओ तुम्हें फाइनली फायदा हो जाए। अब कोरोना टाइम में हो सकता है फायदा ना हो, अलग बात है, पर जनरल टाइम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। देखो ये पूरा जो चैप्टर है मेटलर्जी, इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर चीजें को लिखा जाए तो अपने आप चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है और तुम्हें याद भी रह जाता है बहुत आसानी से। जहां पर भी याद करने वाली बातें आएंगी बहुत आसानी से याद रह जाएगा। इसीलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करने, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखोगे, राइट दी इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। राइट द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल के इंपॉर्टेंट ओर के नाम बताओ। ओर मतलब ऐसा कंपाउंड जहां से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल है। तब तो मेटल बहुत सारे हैं, हमें उन्हीं मेटल्स के ओर के बारे में पढ़ना जो सिलेबस में है। क्वेश्चन क्या है? राइट द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो यहां पर कुछ ओर्स और कुछ मेटल्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में और उनके ओर्स का नाम लिखा हुआ है। जल्दी से इसको नोट डाउन करोगे, जल्दी से। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, हम 3 गिनते हैं, 3, 2, 1। तो अब तुम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये एल्युमिनियम की ओर है। इसमें देखो क्या कुछ खास बात है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा। या तो तुम्हें डायरेक्टली मेटल दे देगा, बोला आयरन का ओर बताओ, आयरन के 3 ओर बताओ। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी देखो 2019 ही तो, हाँ 2019 के जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन था कि जिसमें अलग अलग ओर्स दिया हुआ था और उसका नाम लिखा हुआ था और तुम्हें मैच कराना था। जैसे एक था उसमें मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का कौन सा नाम है बताओ तो? मैग्नेटाइट का नाम है, मैग्नेटाइट किसका नाम है? Fe3O4। सीडराइट किसका नाम है? FeCO3 का। तुम्हें और उसका नाम मैच कराना था। क्लियर है? मेंस या नीट के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि और दे देगा, बोलेगा और का नाम दे देगा, बोलेगा बताओ ये मैग्नेटाइट किस मेटल का और है।
फॉर्मूला दे देगा तो मेटल तो बता ही दोगे। तो नाम दे करके या तो फॉर्मूला पूछेगा या पूछेगा किस मेटल का ओर है, या बोलेगा आयरन का ओर इनमें से, इन चारों में से कौन है, और 4-5 नाम दे दिया, केओलिनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, इस टाइप से। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नॉट यूज्ड जनरली। देखो, आयरन पायराइट का जनरली यूज नहीं करते हैं, हालांकि इससे आयरन निकालना प्रॉफिटेबल है, पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज इसको यूज करना प्रेफर नहीं करता है। नॉट यूज्ड जनरली। FeS2 आयरन पायराइट को यूज नहीं करते हैं आयरन एक्सट्रैक्शन में। रीजन है इसके पीछे कि देखो, इससे जब तुम आयरन निकालोगे तो आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर जो आयरन अलग हुआ उसमें थोड़ा सा भी सल्फर बचा हुआ रह गया, तो अगर आयरन के अंदर थोड़ा सा भी सल्फर इंप्योरिटी है तो आयरन को ब्रिटल बना देता है। ब्रिटल मतलब आयरन का रॉड है, ऐसे छोड़ोगे झनझना के टूट जाएगा वो पूरा। क्लियर है ना? अरे इतना आसानी से नहीं टूटेगा, थोड़ा ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो टूट जाता है, काफी कमजोर होता है। जनरली तुम आयरन का रॉड 100 मीटर ऊपर से भी गिराओगे तो टूटता नहीं है, लेकिन अगर सल्फर इंप्योरिटी हो गया तो टूट जाएगा। तो लिख लो, नॉट यूज्ड जनरली बिकॉज if sulfur impurity remains in iron, if sulfur impurity remains in iron, if sulfur impurity remains in iron, अगर आयरन में सल्फर इंप्योरिटी बच जाता है तो, if sulfur impurity remains in iron, then it becomes brittle, it becomes brittle, ये आयरन को ब्रिटल बना देता है। If sulfur impurity remains in iron, it becomes brittle, ये आयरन को ब्रिटल बनाता है। कोई दिक्कत? एक इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे आते हैं। यहां पर कॉपर और जिंक के, देखो यही मेटल्स, इतने ही मेटल्स के बारे में तुम्हें जानना है। एल्युमिनियम आयरन, कॉपर और जिंक, यही 4 मेटल के ओर्स तुम्हें जानना है, याद रखना है। 5वां मेटल का ओर याद नहीं रखना है, और जितना और हमने बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा भी कुछ याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट इसी को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? चलो, कॉपर जिंक, तो कॉपर के ओर देख लो, ये कॉपर के ओर है। एक बात इसका एक एक्स्ट्रा नाम बोलते हैं, मेलासाइट को बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका नाम नहीं है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, नाम तो मेलासाइट ही है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं क्यों? क्योंकि देखो ये बेस है COH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस जैसा ही एक बेस है CuOH होल ट्वाइस। ऑफ कोर्स ये बेस काफी वीक बेस है, काफी एकदम कमजोर टाइप का, ठीक है। और ये कॉपर कार्बोनेट है, तो देखने में ये बेसिक पार्ट है और ये कार्बोनेट है, इसलिए देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये वाला और ध्यान रखना। और ये तुम्हारे जिंक के ओर है, कॉपर ग्लांस, फिर जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट। याद आ रहा है? जिंक ब्लेंड के बारे में हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, जिंक ब्लेंड ZnS का स्ट्रक्चर, उसका एक और नाम है स्फेलराइट। कोई दिक्कत? तो ये 4 एलिमेंट्स हैं और इनके ओर्स यहां पर लिखे हुए हैं, तुमको ये याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in extraction of metal from its ore। क्वेश्चन का मतलब है, अगर तुम्हें फैक्ट्री लगाना हो मेटल बनाने का, ओर से मेटल निकालने का, तो फैक्ट्री में क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या
कदम तुम्हें उठाने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे पास और आ गया है, मान लो तुमने और खरीद लिया किसी कंपनी से, तुम्हारे पास और आ गया, मान लो ZnCO3 आ गया, ZnCO3 तुम्हारे पास आ गया, क्या नाम है इसका बताओ जल्दी से। तो ZnCO3 अगर आ गया तुम्हारे पास, तो ZnCO3 से तुम जिंक निकालना है तो क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या स्टेप्स हैं इन्वॉल्व। तो देखो 3 स्टेप मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप है सॉल्यूशन स्टेप्स। पहला है कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर को कॉन्सेंट्रेट करोगे या ड्रेस करोगे। कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग का मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग का मतलब है कि ओर जब आएगा तो ओर हमेशा जमीन से निकल के आता है, जमीन के अंदर से खनन करके माइनिंग करके निकालते हैं, तो बहुत सारा मिट्टी वगैरह धूल कण होता है। कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग का सिंपल मतलब है रिमूविंग सिलिशियस impurity और डर्ट, सिलिशियस मतलब होता है सिलिशियस इंप्यूरिटी। सिलिका किसको बोलते हैं, जो बालू होता है ना, सैंड के अंदर सिलिका होता है। सिलिशियस इंप्यूरिटी मतलब बालू जैसा इंप्यूरिटी, सैंड जैसा इंप्यूरिटी, मिट्टी जैसा इंप्यूरिटी, या उसको डर्ट भी बोल सकते हो। केमिस्ट्री में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करना होता है। डर्ट बोलेंगे तो लगेगा अरे ये तो आसान भाषा है। केमिस्ट्री में बोलेंगे रिमूविंग सिलिशियस इंप्यूरिटी, मतलब लगता है हाँ कुछ तो खास बात होगा, ये सिलिशियस इंप्यूरिटी निकालना मतलब इसमें कुछ स्पेशल होगा। तो रिमूविंग सिलिशियस इंप्यूरिटी यानी मिट्टी उट्टी वाला इंप्यूरिटी हटाना होता है, उसको धो धा करना पड़ता है, धोना होना पड़ता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करते हैं ना, व्यक्ति भी तो ड्रेसिंग करता है ना, नहा सुना करके पूरा एकदम तैयार हो जाता है, तो ऐसा ही है गंदगी साफ करना। दूसरा स्टेप, अब यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से जो ओर मिलेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहलाएगा या कहलाएगा ड्रेस्ड ओर। कोई दिक्कत? तो जैसे तुम्हारे पास अगर ZnCO3 किसी ने पहुंचा दिया था तुम्हारे घर, तो इसमें बहुत सारा मिट्टी वगैरह होगा, तो मिट्टी वगैरह निकाल दिए, तो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें अब ZnCO3 मिल गया। ठीक है, तो पहले भी वो ZnCO3 बोल के ही दिया था, वो बेचते समय दिया नहीं था तुम्हें ZnCO3 प्लस मिट्टी, तुम्हें दिया था ZnCO3 प्लस मिट्टी। वहां पे तुमने क्या किया, ZnCO3 को अलग कर लिया, मिट्टी अलग कर दिया, तो तुम्हें अब मिल गया कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी जिसमें मिट्टी नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, देखो ओर के अंदर मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे देखो CO3 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, कार्बन पर 4 पॉजिटिव, तो जिंक पर कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो 4 2 6 और 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो 6 नेगेटिव हो गया, 6 पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया। Fe2O3 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव और आयरन पर 3 पॉजिटिव। तो किसी भी ओर के अंदर जो मेटल होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, और यहां से मेटल निकालना मतलब Fe बनाना, जहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यहां से मेटल निकालना मतलब जिंक निकालना, जहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो मेटल को निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, इस कंपाउंड को रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने का मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो मेटल है उसको रिड्यूस करना। बोल देते हैं पूरे कंपाउंड को रिड्यूस करना, पर रिड्यूस किसको करते हैं, मेटल को रिड्यूस करते हैं। मेटल से, मेटल जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको जिंक बना देते हैं। तो जैसे ZnCO3 है, तो इसको अगर तुम डायरेक्टली रिड्यूस करना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। पहले क्या करते हैं, इसको ZnO में कन्वर्ट कर देते हैं, जिंक ऑक्साइड बना देते हैं। अब ये सब रिएक्शन तुम्हें लिखना नहीं है, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस पर डिटेल में हमें चर्चा करना है। अभी हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिंक ZnCO3 को रिड्यूस करना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं आसान है, सब चर्चा करेंगे अलग से। तो क्या करते हैं, पहले ZnCO3 से Zn ऑक्साइड बना देते हैं, और Zn ऑक्साइड में कार्बन मिलाते हैं, तो Zn
और CO अलग हो जाता है, Zn अलग हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी मेटल का ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ड्रेस्ड ओर या कॉन्सनट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या है तीसरा, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब ऑक्साइड मिल गया है, मेटल ऑक्साइड या रिडक्शन बोल दोगे, रिडक्शन करना है। कन्वर्जन से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है, रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके, इसके अंदर मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, उसको रिड्यूस करके, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू गेट मेटल। इस मेटल जो मिलता है इसको बोलते हैं इम्प्योर मेटल या क्रूड मेटल। टू गेट इम्प्योर और क्रूड मेटल। क्रूड मतलब कच्चा लोहा, तुमने सुना है, क्रूड लोहा। क्रूड आयरन मीन्स जिसके अंदर इम्प्यूरिटी है, वैसा आयरन। तो देखो क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ ड्रेस्ड ओर, पहले ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, और ऑक्साइड को रिड्यूस करना बड़ा आसान है। जनरली कार्बन के साथ गर्म कर दो तो कार्बन ऑक्सीजन अलग चला जाता है और मेटल बच जाता है। क्लियर है ना, जैसे FeO है, मान लो FeO प्लस CO अलग हो जाएगा, प्लस Fe अलग हो गया। तो ऑक्साइड से मेटल निकालना बड़ा आसान है, कार्बन के साथ गर्म कर देते हैं। ये सब रिएक्शन लिखना नहीं है, क्योंकि सभी रिएक्शन पर हमें बाद में डिटेल में चर्चा करना है। तो रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनाते हो। तो यहां से तुम्हें मेटल मिल गया। जो मेटल मिलता है इसमें अभी कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी बचा रहता है, कुछ गंदगी हल्का सा बचा रहता है, इसीलिए उस मेटल को बोलते हैं इम्प्योर मेटल या क्रूड मेटल। और फोर्थ स्टेप, तो ये 3 स्टेप था जहां जिससे मेटल मिल जाता है। फोर्थ स्टेप है प्यूरिफिकेशन या फिर बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मतलब क्रूर नहीं बोल रहे हैं, क्रूड बोल रहे हैं। क्रूड मतलब कच्चा या फिर इम्प्यूरिटी, कच्चा मेटल या इम्प्योर मेटल। तो फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन करना है, गंदगी हटाना, या उसी को बोलते हैं रिफाइनिंग, REFINING, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। रिफाइनिंग करके क्या मिलेगा, टू गेट प्योर मेटल। यहां से तुम्हें शुद्ध मेटल का हिंदी क्या होता है, धातु। यहां से तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिलेगा यहां से। तो ये 4 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप में मेटल मिल जाता है और चौथा स्टेप उसके प्यूरिफिकेशन का है। अब एक एक स्टेप में डिटेल में जानते हैं क्या करते हैं। तो पहला लिखोगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। What are the methods of concentration of ore? ओर के कॉन्सेंट्रेशन का क्या क्या मेथड है। What are the methods of concentration of ore? Explain with example. Explain with example. ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन के तरीके, क्या क्या तरीके हैं, एक एक तरीके को पढ़ा जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन करने के 2 तरीके होते हैं, देख लो। देयर आर 2 ways, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के 2 तरीके हैं। पहला है A, फिजिकल मेथड, और B है केमिकल मेथड। साफ सफाई के 2 तरीके हैं, फिजिकल मेथड
और दूसरा केमिकल मेथड। शर्ट को साफ करना है, पानी में डाल के बस रगड़ दिए, फिजिकल मेथड है। साबुन डाल के रगड़े, केमिकल मेथड है कि उसमें केमिकल थोड़ा सा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो जाता है ना, मिसेल फॉर्मेशन वगैरह तुमने सुना होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ओर को साफ करने के दो तरीके हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेटल लिख दिए, केमिकल मेथड। गलती पकड़ लोगे तुम लोग, सर मेटल लिखा आपने, केमिकल मेटल, केमिकल मेथड। ठीक है, अब पढ़ा जाए एक को, फिजिकल मेथड क्या है इसको पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह हमें लेना है ना। फिजिकल मेथड को एग्जाम्पल से के साथ समझना है। बस फिजिकल मेथड का मतलब है ऐसा मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होना है, और केमिकल मेथड का मतलब केमिकल रिएक्शन होना है। तो फिजिकल मेथड के एग्जाम्पल देखे जाए तो फिजिकल मेथड के एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला है हाइड्रोलिक, HYDROU होता है, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक और वाटर वॉशिंग। हाइड्रोलिक का मतलब वाटर होता है, हाइड्रो, क्लियर है ना, हाइड्रो मतलब वाटर से है। हाइड्रोलिक वॉशिंग और वाटर वॉशिंग, बेसिकली मशीन में जब वाटर या लिक्विड का यूज होता है तो वहां पर हाइड्रोलिक नाम के वर्ड का इस्तेमाल होता है उधर। तो वाटर वॉशिंग या हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी मशीन से वॉश करना है तुम्हें, वॉशिंग मशीन से वॉश करना है, लेकिन उसमें वाटर का यूज करके वॉशिंग करना है तुम्हें, तो उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलेंगे या वाटर वॉशिंग बोलेंगे। ठीक है, कैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा सीढ़ी बनाते हैं, ये सीढ़ी बनाते हैं, और इस सीढ़ी पर थोड़ा थोड़ा देखना, यहां पर जो है ना हल्का हल्का हम लोग स्टॉपर लगा देते हैं। ठीक है, ये सीढ़ी बनाया और सीढ़ी पर स्टॉपर टाइप का कुछ लगा दिया। अब क्या है, यहां पर सबसे ऊंचे वाले सीढ़ी पर यहां पर पाउडर्ड ओर को पहले पाउडर किए, पाउडर मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिए और उसको जमा कर दिए। ये क्या है, ये है पाउडर्ड ओर, POWDERED, पाउडर्ड ओर। और फिर क्या करते हैं, यहां से हम लोग यहां से वाटर डालना स्टार्ट करते हैं, वाटर। तो यहां पे वाटर डालते जाओ, ऊपर से धीरे धीरे झरना के समान वाटर गिराओ, तो क्या होगा, यहां से ये जो पाउडर है प्लस मिट्टी, इस पाउडर के अंदर और भी होगा और मिट्टी भी होगा, तो ये दोनों नीचे जाएगा। अब और चूंकि थोड़ा सा भारी होता है, मिट्टी हल्का होता है, तो और क्या होगा, जाएगा तो दोनों नीचे, लेकिन और यहां पर आकर के बैठ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहां पर और आकर के बैठ गया, देखो यहां पर कुछ और के कुछ पार्टिकल बैठ गए और मिट्टी और नीचे चला गया, यहां पर कुछ और बैठ गया, क्योंकि और होता है भारी, यहां पर कुछ और बैठ गया क्योंकि और होता है भारी। और जो वाटर है, वाटर को किस कलर से दिखाएं बच्चों, तो वाटर को हम यहां से ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो वाटर जो है यहां से ग्रीन कलर, सॉरी वाटर को ग्रीन कलर से दिखाए हैं, तो वाटर जो है ब्लू कलर से गंदगी को दिखाते हैं। तो यहां पर गंदगी भी था, इसके अंदर तो सब कुछ था, पूरा मिक्सचर था। ये क्या होगा, गंदगी जो है यहां पर सारा गंदगी आकर के जमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गंदगी हल्का होता है तो वो वाटर के साथ बहता चला जाएगा और इधर आके जमा हो जाएगा। और भारी है, और चूंकि मेटल है ना वो भारी होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, तो डेंसिटी जो और के पार्टिकल है वो आकर के नीचे बैठ जाता है। ग्रीन कलर का पार्टिकल क्या है, ये है गैंग। गंदगी को गैंग बोलते हैं। इस समाज में भी जो लोग गंदगी फैलाते हैं उसको गैंग बोला जाता है, बोलते हैं ना गैंग वॉर, या ये इस गैंग का व्यक्ति है। यानी गैंग मतलब वो समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, तो गंदगी को गैंग बोलते हैं। तो ये गैंग पार्टिकल यहां आकर के बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि ये भारी कम होता है, लेस डेंस।
इसका डेंसिटी कम होता है, लेस डेंस और लेस हैवी, ये कम भारी होता है। और जो ओर के पार्टिकल होते हैं वो येलो कलर का पार्टिकल ओर का है, ये ध्यान रखना। यहां ये जो है ये ओर के पार्टिकल है, ये है मोर डेंस और मोर हैवी। मोर डेंस, इसका डेंसिटी ज्यादा है, या फिर मोर हैवी, ज्यादा हैवी है। तो ये हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग के नीचे लिखो, हाइड्रोलिक वॉशिंग के नीचे लिखोगे, इतना डायग्राम बनाने के बाद लिखोगे द प्रिंसिपल इन्वॉल्व हियर। प्रिंसिपल मतलब क्या सिद्धांत यहां पर काम कर रहा है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व हियर इज डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ओर एंड गैंग। गैंग मतलब गंदगी। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व हियर इज डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ओर एंड गैंग। ओर और गैंग का डेंसिटी अलग अलग होता है, एक ज्यादा भारी होता है, ज्यादा डेंस होता है, दूसरा कम भारी होता है, कम डेंस होता है। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल हियर इन्वॉल्व हियर इज डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ओर एंड गैंग। ठीक है, अब कौन कौन से मेटल के ओर के लिए इसका यूज होता है? तो ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है जनरली यूज करते हैं किसके लिए बताओ? दिस इज जनरली यूज्ड फॉर, लिख लो, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर आयरन ओर्स लाइक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर आयरन ओर्स लाइक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आयरन के जो ओर्स हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, उसके लिए ये वाला मेथड जनरली यूज होता है। तो ये वाटर वॉशिंग है। क्लियर है? दूसरा एक इसी टाइप में होता है एयर जेट क्लीनिंग। एयर जेट क्लीनिंग, एयर जेट क्लीनिंग। एयर जेट क्लीनिंग क्या है? ये सब ने, अगर कोई गांव से है तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा, कोई गांव से नहीं है फिर भी इसको समझ सकता है। ठीक है ना? जैसे देखो एयर जेट क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, एक कहानी सुनाते, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक साबुन का फैक्ट्री था, तो उसमें जो साबुन पैकेट बनता है ना, तो साबुन के ऊपर एक कवर लगा होता है, जो सोप के ऊपर एक कवर लगा होता है। तो कई बार ऐसा कंप्लेंट आता था कि कुछ कुछ कवर के अंदर सोप रहता ही नहीं था, कवर पैक हो जाता था, उसके अंदर सोप नहीं है। तो उसको कैसे पता लगाया जाए? तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर डाल करके चेक करते थे कि जिस सोप का वेट ज्यादा है उसके अंदर सोप है, जिस कवर का वेट ज्यादा है उसके अंदर सोप है, जो कवर हल्का है उसके अंदर सोप नहीं है। तो ये बड़ा खर्चीला प्रोसेस था। बाद में एक एम्प्लॉय ने ऐसा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, साबुन को गिराया जाए गद्दे पर। ठीक है ना, गद्दे पे गिराया जाए ताकि साबुन मतलब गिरने के बाद उसका चपटा ना हो जाए। साबुन को ऊपर से गद्दे पर गिराया जाए और यहां पर एयर ब्लो किया जाए, बहुत हेवी, बहुत एकदम ज्यादा स्पीड में एयर ब्लो किया जाए। तो क्या होगा, जो डब्बा खाली होगा वो उड़ के बाहर निकल जाएगा और जो डब्बा भरा हुआ होगा वो गिर जाएगा। तो यही प्रोसेस है एयर जेट वॉशिंग। क्लियर है ना? अगर आपने धान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता नहीं, अगर आपने धान के बारे में, राइस के बारे में, राइस की खेती के बारे में सुना होगा, तो राइस जो होता है ना, धान जो चावल होता है, चावल के ऊपर एक कवर होता है, उसको बोलते हैं हस्क। हस्क बोलते हैं या भूसा बोलते हैं हिंदी में। तो चावल के ऊपर कवर होता है, तो उसको जब मशीन में ले जाते हैं तो वहां से चावल के ऊपर से कवर निकल जाता है। तो चावल के ऊपर से कवर तो निकल जाता है, लेकिन चावल प्लस वो निकला हुआ कवर दोनों एक साथ जमा होकर के मशीन के आउटपुट में आ जाता है। तब क्या होता है कि अब चावल के ऊपर से कवर हट चुका है, पर वो कवर चावल के साथ ही एक डब्बे में रखा हुआ है। तो आपको कवर को अलग करना होता है, चावल को अलग। क्या करते हैं हम लोग, चावल को कवर के साथ ऊपर से गिराते हैं और यहां से एयर ब्लो करते हैं, तो कवर बाहर निकल जाता है और चावल नीचे गिर जाता है, क्योंकि कवर हल्का होता है, भूसा हल्का होता है। तो वही है एयर जेट वॉशिंग। यहां से आप क्या कीजिए, एयर ब्लो कीजिए, एयर ब्लो कीजिए और यहां से पाउडर्ड और प्लस गंदगी। गंदगी किस कलर का था? हमने ब्लू कलर का गंदगी बनाते थे। पाउडर और प्लस गंदगी, इसको गिराइए। तो जब आप इसको नीचे गिराएंगे, जब इसको नीचे गिराएंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे एयर ब्लो कर रहे हैं, यहाँ पे सारा और जमा हो जाएगा और गंदगी इधर आगे जमा होगा, क्योंकि गंदगी हल्का होता है। गंदगी सारा इधर आ गया हवा में उड़ करके, और सारा येलो कलर वाला वो इधर नीचे आ गया। कोई दिक्कत? फिर क्या हुआ, ये भी, इसके पीछे भी टेक्निक क्या है, टेक्निक वही है, इसके पीछे भी टेक्निक सेम है कि ये जो है ये है मोर डेंस और ये है लेस डेंस, कम डेंसिटी है इसका, किसका, ये है लेस डेंस। कोई दिक्कत? इसके नीचे एक बात लिखो, ये भी किसके लिए यूज करते हैं, आयरन ओर्स के लिए, लिख लो, यूज्ड फॉर आयरन ओर्स। ये जो मेथड है किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर आयरन ओर्स, क्योंकि आयरन काफी भारी एलिमेंट होता है ना, तो आयरन के ओर काफी भारी होते हैं। यूज्ड फॉर आयरन ओर्स, आयरन ओर को साफ करने के लिए ऐसा टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, सभी ओर के लिए सारा टेक्निक यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम्हें आयरन निकालना है फैक्ट्री में तो ये वाला टेक्निक लगाओगे, जिंक निकालना होगा तो कोई और टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, आगे इसमें लिखोगे एयर जेट क्लीनिंग, इसके आगे लिखोगे एयर जेट क्लीनिंग और वाटर वॉशिंग इज कंबाइंडली नोन एज, एयर जेट क्लीनिंग और वाटर वॉशिंग इज कंबाइंडली नोन एज, एयर जेट क्लीनिंग और वाटर वॉशिंग इज कंबाइंडली नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर लेविगेशन। एयर जेट क्लीनिंग या वाटर वॉशिंग, इस दोनों को, या हाइड्रोलिक वॉशिंग, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविगेशन। लेविगेशन एक टर्म है जो ग्रेविटी सेपरेशन का ही दूसरा नाम है, इस दोनों वर्ड को मिला करके एक वर्ड बना दिया गया लेविगेशन। कोई दिक्कत? लेविगेशन का मतलब भी ग्रेविटी से ही होता है। कुछ बच्चे क्या पूछेंगे बताओ तुम लोग, कुछ बच्चे क्या पूछेंगे बताओ इसके बाद, वो पूछेंगे सर ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन में अंतर क्या है, तो जवाब भी तुम लोगों को पता ही है, अब तो कई बार तुम लोग सुन चुके हो ये सवाल। तो अब देखो, ग्रेविटी सेपरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है ना, ग्रेविटी का फोर्स इस पर ज्यादा लग रहा है और ये जो गैंग के पार्टिकल गंदगी उस पर कम लग रहा है, क्योंकि ये ज्यादा भारी है, मतलब इस पे ज्यादा ग्रेविटी का फोर्स लगा है, इसीलिए ग्रेविटी फोर्स का यूज हो रहा है यहां पर। इधर भी देखो, ग्रेविटी के चलते इसको नीचे गिरा रहे थे और इधर से हवा जब ब्लो किए तो जिस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जिसको अर्थ ने ज्यादा खींचा वो सीधे नीचे गिर गया, जिसको कम खींचा वो दूर जाके नीचे गिरा। तो ग्रेविटी का यूज है इस टेक्निक में, इसलिए नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। तो इस दोनों को कॉमनली बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। और क्या तरीका है फिजिकल मेथड में, और तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, देखो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, दिस ऑल्सो इज यूज्ड फॉर, या दिस इज यूज्ड फॉर आयरन ओर, स्पेशली आयरन ओर के लिए, स्पेशली हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट के लिए ज्यादा यूज होता है Fe3O4 के लिए, पर ठीक है आयरन ओर के लिए यूज होता है ये। ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, आयरन के दो ओर जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। Fe2O3 होता है हेमेटाइट, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट। Fe3O4 आयरन ओर के लिए मेनली इस मेथड का यूज है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, तो इसका देखो टेक्निक तो बड़ा सिंपल है, आयरन ओर को पीस दो, पाउडर बना दो, पाउडर बना करके यहां पर तुमने रख दिया, ये मान लो ये ओर के पार्टिकल हैं, आयरन के ओर हैं, और इसके अंदर गैंग के पार्टिकल भी हैं, ये
ब्लू कलर वाले गैंग है सब। यहाँ एक मैग्नेट रख दो तो आयरन के पार्टिकल को खींच लेगा, आयरन ओर को खींच लेगा, गैंग को नहीं खींचेगा। तो इतना सिंपल है ये, समझ गए। लेकिन उसको थोड़ा सा अब फैक्ट्री में करेंगे तो आयरन तो रखेंगे नहीं इधर बगल में, कुछ थोड़ा सा एक सेटअप बनाएंगे ना जहां पर कंटिन्यूअस काम होता रहे। तो क्या करते हैं, इसको एक बेल्ट पर ये 2 रोलर है और उस 2 रोलर के सराउंडेड एक बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये बेल्ट इस रोलर की मदद से घूम रहा है। ठीक है, ये रोलर कैसे घूम रहा है, ये रोलर ऐसे घूम रहा है। तो यहां पर तुमने क्या किया, हॉपर की मदद से इधर ओर डाल दिया, ओर प्लस गैंग। अब यहां पर ओर प्लस गैंग चल रहा है। अब देखो क्या है बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। ये जो है ना, ये वाला है मैग्नेटिक व्हील। मैग्नेटिक व्हील, ये है नॉन मैग्नेटिक व्हील। इस व्हील में कोई पावर नहीं है, मैग्नेट वगैरह नहीं है, बस ये घूम रहा है नॉर्मली, ये भी घूम रहा है। तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक ओर है यानी जो आयरन की ओर से है वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ये वाला जो चक्का है ये मैग्नेटिक है। तो क्या हुआ, यहां से ओर गिरा और ये ओर आगे बढ़ रहा था, और चूंकि ये मैग्नेट है ये वाला चक्का, तो क्या होगा, ये जो ओर है डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, ये इधर आके मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहेगा और ये इस बेल्ट पर घूम रहा है। जैसे यहां से मैग्नेट, अब देखो यहां से आगे बढ़ेगा तो मैग्नेट तो हट गया, मैग्नेट तो यहीं पर है सिर्फ, तो यहां से जैसे आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सारा आकर के जमा हो गया। ये क्या है, ये है मैग्नेटिक ओर। और जो कचरा था इसमें, जो गंदगी था, वो क्या होगा, वो स्पीड से इधर से जाएगा और आगे फेंका जाएगा, वो गिर जाएगा आगे, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक गंदगी है। ठीक है, तो ये है नॉन मैग्नेटिक गैंग। समझ ही गए, बस डायग्राम बनाना काफी है, सब समझ में आ गया कि जो गैंग है वो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट तो होता नहीं है, वो ऐसे जाएगा, ये बेल्ट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये इधर जाकर के गिर जाएगा। तो तीसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नेक्स्ट है फोर्थ, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है बच्चों, चलो तो फ्रोथ फ्लोटेशन पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है।